नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े घर की बेटी कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। कहानी के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए आपको ले चलते हैं कहानी के सारांश की तरफ। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार हैं। उनके पितामह बहुत धनवान थे, परंतु आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर देने की वजह से वे अब साधारण स्तर का जीवन जी रहे हैं। बड़ा पुत्र श्रीकंठ बीए पास है एवं इलाहाबाद में नौकरी करता है। सप्ताह के अंत में अपने गांव आता है। भारतीय संस्कृति एवं सम्मिलित कुटुंब में आस्था रखते हैं। गांव के बिखरते हुए टूटते हुए परिवारों को पुनः जोड़ने के लिए वे अथक प्रयास करते हैं। छोटा पुत्र लाल बिहारी सजीला जवान और हुष्ट पुष्ट है, परंतु वह उज्जड़ गंवार एवं क्रोधी है। आनंदी श्रीकंठ की पत्नी जो भूप सिंह की बेटी है और बहुत धनाढ्य परिवार से आई है, परंतु साधारण परिवार में विवाह होने के पश्चात वह उसी परिवेश में पूरी तरह अनुकूलित हो जाती है और सबकी तन मन से सेवा करती है। एक दिन लाल बिहारी ने अपनी भाभी आनंदी को चिड़िया पकाने दी। उसने पाव भर घी मांस में डाल दिया और दाल के लिए घी ही नहीं बचा, तो लाल बिहारी क्रोधित हो गए। दोनों में कहासुनी हो गई और क्रोध में अंधे लाल बिहारी ने अपनी मां समान भाभी पर खड़ाऊ मार दी। आनंदी यह अपमान सहन न कर पाई और क्रोध की अग्नि में जलते हुए अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। जब श्रीकंठ घर आए तो सारा वृत्तांत सुनकर वे बहुत क्रोधित हुए और घर छोड़ने का निश्चय किया। पिता बैनी माधव ने पहले तो लाल बिहारी का पक्ष लेते हुए आनंदी को ही दोषी माना, परंतु अपने बिखरते परिवार को बचाने के लिए श्रीकंठ को समझाने का अथक प्रयास किया, परंतु श्रीकंठ ने एक न सुनी। यह सब देखते हुए लाल बिहारी घर से स्वयं जाने को तैयार हो गए और पश्चाताप करते हुए अपने भैया और भाभी से माफी मांगी। आनंदी का हृदय भी लाल बिहारी की आत्मग्लानि देखकर द्रवित हो उठा। श्रीकंठ ने भी लाल बिहारी को माफ करते हुए अपने गले लगा लिया। इस तरह आनंदी अपनी व्यवहार कुशलता से यह साबित कर देती है कि वह वास्तव में बड़े घर की ही बेटी है। तो आइए दोस्तों, अब आपको हम ले चलते हैं कहानी के उद्देश्य की तरफ। बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने भारतीय संयुक्त परिवारों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से दिखाने का प्रयत्न किया है। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाने और फिर आपसी समझदारी से बिगड़ती परिस्थिति को सामान्य करने के हुनर को दर्शाया है। इस कहानी का केंद्रीय भाव यही है कि किसी घर में किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर आपसी सूझबूझ और अपने अहम को परे रखकर समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इस कहानी में आर्थिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश किया गया है, जो हमारे देश और समाज की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति व पारिवारिक मूल्यों को दिखाना ही इस कहानी का परम उद्देश्य है। साथ ही साथ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में घर की बहुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटी वही होती हैं जो अपने सद्विवेक से घर को बिखरने से बचा लेती हैं। लेखक कहानी के माध्यम से नारी सम्मान की सुरक्षा पर भी जोर देते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय माना गया है। मनु द्वारा रचित प्राचीन हिंदू धर्म मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कहानी के अन्य पहलू की तरफ। शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी के आरंभ में आर्थिक रूप से संपन्न, सुख सुविधाओं वाला घर जहाँ से आनंदी आई थी
उसे बड़ा घर कहा गया था। परंतु कहानी के अंत में, इस कहानी के आरंभ में आर्थिक रूप से संपन्न सुख सुविधाओं वाला घर था जहां से आनंदी आई थी, उसे बड़ा घर कहा गया था। परंतु कहानी के अंत में जैसे ही आनंदी अपने टूटते बिखरते घर को अपनी सूझबूझ से बचा लेती है, वहां इस बड़े घर का अर्थ बदल जाता है। अर्थात ऐसा घर जहां प्रत्येक सदस्य जीवन मूल्यों का पालन करते हुए आदर्श स्थापित करता है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यथार्थ के साथ एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है। घर की बहू का पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में अहम योगदान होता है। यह उस घटना से सिद्ध हो जाता है जब आनंदी अपने क्रोध को भूलकर अपने विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती है और परिवार में आपसी सौहार्द और सहनशीलता से टूटते परिवार को बचाती है। इस तरह से शीर्षक में बड़े घर का अर्थ पैसे वाला संपन्न घर नहीं, बल्कि संस्कार सिखाने वाला घर समझ आता है। बड़े घर का अर्थ लेखक जीवन मूल्यों से संपन्न घर के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इस तरह यह पूरी कहानी बड़े घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अतः कहानी का शीर्षक पूर्ण रूप से योग्य, सार्थक एवं उचित है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कहानी के अन्य पहलू की तरफ, जो है कहानी में आए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में आई है आनंदी। आनंदी एक उच्च कुल की सुशील, सभ्य, गुणी, पढ़ी लिखी, व्यवहार कुशल एवं पतिपरायण नारी है। वह अच्छे संस्कारों वाली स्त्री हैं। अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती हैं। घर के ऐशो आराम की आदत होते हुए भी शादी के बाद साधारण परिवार में खुशी से रहती हैं और पूरी श्रद्धा से अपने ससुर, पति एवं देवर की सेवा करती हैं। वह बहुत परिश्रमी हैं। घर का सारा काम पूरे उत्तरदायित्व से करती हैं। उनसे मायके की निंदा सही नहीं जाती। वे अति स्वाभिमानी भी हैं। अपने देवर के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर पाती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आवाज उठाती हैं, परंतु परिवार की एकता को महत्व ज्यादा देती हैं। अपने अपमान को भुलाकर परिवार को टूटने से बचाती हैं। बिगड़ी बात को सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से समाप्त कर सहृदयता से अपने देवर को क्षमा कर देती हैं और घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाती हैं तथा सबकी प्रशंसा का पात्र बन जाती हैं और अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर देती हैं कि वह बड़े घर की बेटी हैं। अगले मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पर हैं श्रीकंठ। श्रीकंठ बैनी माधव सिंह के बड़े बेटे हैं। वह सुशिक्षित, परिश्रमी एवं बीए डिग्री के अधिपति हैं। श्रीकंठ अपनी सेहत से अधिक चिंता अपनी पढ़ाई की करते हैं। फलतः उनका शरीर बहुत दुर्बल और कमजोर हो गया है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी पाश्चात्य संस्कृति उन्हें पसंद नहीं। भारतीय संस्कृति तथा संयुक्त परिवार की परंपरा में वे विश्वास रखते हैं। भाई के प्रति स्नेह, पिता के प्रति आदर भाव और पत्नी के सम्मान की रक्षा करने वाले युवक हैं। गांव में टूटते हुए परिवारों को बचाने के लिए वे प्रसिद्ध हैं, परंतु अपने छोटे भाई की घृष्टता के बारे में जानकर कि उसने अपनी मां समान भाभी का अपमान किया, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और पत्नी के सम्मान की रक्षा करते हुए गृह त्याग को तत्पर हो जाते हैं। वे दयालु हैं तथा उनमें क्षमाशील गुण हैं। जब आनंदी का हृदय लाल बिहारी की आत्मग्लानि देखकर पसीज जाता है, तो लाल बिहारी भी सब कुछ भूलकर अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। इस तरह वे क्षमा वीरस्य भूषणम युक्ति को चरितार्थ करते हैं। अगले पात्र के रूप में है लाल बिहारी। बैनी माधव सिंह का छोटा पुत्र है। वह हुष्ट पुष्ट एवं सजीला जवान है। उनकी पढ़ने में रुचि नहीं है। वे उज्जड़ और गंवार हैं। वह क्रोधी स्वभाव के हैं।
आपे से बाहर हो जाते हैं। उनके स्वभाव में उग्रता इतनी अधिक है कि छोटी सी बात पर अपनी भाभी पर खड़ाऊ फेंक कर मार देते हैं। बड़े भाई का सम्मान करने वाले वे वीर, साहसी एवं भावुक हृदय के व्यक्ति हैं। अपने अपराध के लिए पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं और अपने बड़े भाई को दुखी नहीं देख सकते। जब बड़े भाई उनकी वजह से घर छोड़कर जाने लगते हैं तो वह स्वयं ही घर छोड़ने को तत्पर हो जाते हैं। आत्मग्लानि के कारण भाई से नजरें नहीं मिला पाते और भाई से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए उनका स्नेह हमेशा हमेशा पाने की चेष्टा करते हैं। अगले पात्र के रूप में यहाँ है बैनी माधव सिंह। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार हैं। वह समझदार व्यक्ति हैं। उनके 2 बेटे हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी। लाल बिहारी द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार पर वह अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि श्रीकंठ के कहने पर उसका पक्ष लेते हुए आनंदी को ही दोषी ठहराने लगते हैं। स्त्रियों के प्रति उनके हृदय में सम्मान के भाव का अभाव है। अपने संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार मानते हैं और गांव वालों के समक्ष अपने परिवार की अच्छी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब उनका घर टूटने और बिखरने लगता है तो वह पूरा प्रयास करते हैं कि सब कुछ पूर्ववत हो जाए। अब अंतिम पात्र के रूप में यहाँ भूप सिंह है। भूप सिंह आनंदी के पिता हैं। वे एक छोटी सी रियासत के बड़े जमींदार हैं। वे बड़े उदार चित्त के और प्रतिभाशाली पुरुष हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें आनंदी उनकी सबसे छोटी, लाडली और रूपवती बेटी है, जिसे वे बहुत प्रेम करते हैं और उसके विवाह की चिंता करते हैं कि उसे एक सुयोग्य वर मिल जाए, और श्रीकंठ के रूप में उन्हें एक सुयोग्य वर मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।